मेरा नाम साक्षी है। मैं कच्ची फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दोनों भाई भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरे दोनों भाई मेरे कहने से पहले ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दिया करते थे। मेरी ख्वाहिश तो बाद में मेरे मुंह से निकलती, लेकिन उससे पहले ही वह मेरे मन की बात को समझ जाते थे। मेरी ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता था। मेरे दोनों भाई मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। कोई चालू पहले मेरी माँ की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी और पिताजी ने भैया की भी शादी कर दी थी। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मेरे भाई और भाभी ने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। शायद मेरे माँ बाप भी मुझे इतना प्यार नहीं दे पाते जितना वह दोनों मुझसे करते थे। मेरे भाई और भाभी की शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे भाइयों ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भाभी के सर डाल दी। तभी से उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। मेरे आगे पढ़ने का कोई मन नहीं था, इसलिए घर वालों को मेरी शादी की भी जल्दी थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन हम सब दूसरे होटल में बैठकर लंच कर रहे थे, जब अचानक से वेटर ने फूलों का एक गुलदस्ता मेरी टेबल पर रख दिया और कहा कि किससे नहीं है, मेरे लिए भेजा है। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए यह गुलदस्ता कौन भेज सकता है। मैं सोच में पड़ गई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद अक्सर ऐसे ही होने लगा। मुझे रोज़ाना फूल मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी उन फूलों की आदत हो गई। देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो मुझे रोज़ाना फूलों के गुलदस्ते भेजा करता है। एक दिन मैं गैलरी में खड़ी थी, तभी मेरी नज़र गली में खड़े उस शख्स पर पड़ी जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। उसने वह फूलों का गुलदस्ता मेरी खिड़की में फेंका और वहाँ से चला गया। इतनी ही देर में मैं भागकर नीचे अपने कमरे की तरफ गई, उसको रोकने के लिए, मगर वह लड़का वहाँ से जा चुका था। मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोचा आज तो मैं उसको देख ही लेती कि आखिर वह कौन है जो मुझे फूलों के गुलदस्ते देता है, पर अफसोस में उसको देख नहीं पाई। फिर दूसरे ही दिन मुझे भाभी ने बताया कि आज तुम कहीं मत जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। जब लड़की वाली मुझे देखने के लिए आए, जब लड़के वाले मुझे देखने आए, उसके बाद ही उनका जवाब आ गया कि उनको लड़की पसंद है। वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उस फूल बेचने वाले शख्स को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। हैरत की बात यह थी कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसी दिन उसको पता चल गया था कि मेरा रिश्ता तय हो गया, क्योंकि वह फूल नहीं भेजा करता था। शुरू में मैं उदास रहने लगी थी, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों की तरफ लगा दिया। बहुत जल्द मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। हमारा घर आना काफ़ी आज़ाद ख्यालों का था, इसलिए शादी से पहले कई बार मेरा आमना सामना विशाल से हो गया था, मगर मैंने हर बार उसकी यही बात नोटिस की कि वह काफ़ी संजीदा रहने वाला और सीधा साधा सिंपल सा लड़का है। उसको ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और ना ही वह आज के ज़माने के लड़कों के जैसा था। इतना घुल मिलकर किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सब लड़के शादी से पहले ऐसे ही शर्मीले होते हैं, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाते हैं। आप तुम अपने भैया को ही देख लो, शादी से पहले वह कैसे थे और अब तो वह मेरे आगे पीछे घूमते फिरते हैं। भाभी की बातों से मेरी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी विशाल से हो गई। वह बहुत अच्छे थे। उनके घर में मेरी सास, नंद, एक देवर और हम दोनों रहा करते थे। शादी के शुरुआती दिन ही चल रहे थे। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन मुझे कुछ हरकतें विशाल की बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बहुत तेज़ परफ्यूम लगाते थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
लेकिन क्योंकि नई नई शादी हुई थी इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। शादी की रात भी मैं तैयार होकर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। जब वह दूल्हा बने मेरे कमरे में दाखिल हुए तो इतने हैंडसम शख्स को देखकर मैं बहुत सो गई। दूल्हे के कपड़ों में वह बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। मन ही मन मेरी खुशी की कोई ठिकाने नहीं थे। वह आकर मेरे पास बैठ गए। मुझे उनके परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। वह मुझसे बातें करने लगे, कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। 29 तारीख। समय मन ही मन मुस्कुराई और मैंने शर्माते हुए अपने सर हिलाया। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला शुरू होने लगा। अभी उन्होंने मुझे मुंह दिखाई भी नहीं देती कि मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी और मैं वैसे ही वहीं सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन विशाल ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको काफी थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगी कि वह एहसास रखने वाले हैं। अगले ही दिन घर में काफी मेहमान आए हुए थे। उनके साथ बातचीत करना, उठना बैठना, इस वजह से मैं भी काफी थक गई थी। इसीलिए मैं कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि विशाल नाराज होंगे। अगर वह नाराज थे भी तो उन्होंने मुझे महसूस तो नहीं करवाया, तो नॉर्मल ही मुझसे बात करते रहे। कुछ दिनों की बात थी जब विशाल काम से घर वापस आए तो उन्होंने इतनी तेज परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक को चूमने लगी और मैं फिर से नींद के आगोश में खोने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत नींद आने लगी। रात की आखिरी पहर में मैंने डरावना सपना देखा तो डर के मारे ही अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने विशाल को आवाज दी तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फट गईं। मैंने करवट लेकर अपनी दूसरी तरफ देखा तो विशाल वहां से गायब थे। मैं परेशानी से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं था। बाथरूम में भी चेक किया, लेकिन वहां पर भी नहीं थे। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मेरी विशाल का इंतजार करते हुए गुजरी। सुबह को नाश्ते की टेबल पर विशाल को देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप, तो वह कहने लगे कि तुम तो बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात लोन में बैठा रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि बीवी का काम तो पति को खुश रखना होता है और मैं रोज 8 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद मुझे इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं रात के 2, 7 या 3 बजे तक ही सोती थी। यहाँ पता नहीं क्यों विशाल के घर आते ही मुझे इतनी नींद के झोंके आने लगते हैं। मुझे विशाल के चेहरे पर नाराजगी तो नजर नहीं आई, मगर मैं उनका नजरिया समझ गई थी। अगले दिन मैंने दोपहर में सोकर नींद पूरी कर ली ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैंने विशाल का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऑफिस से आए, मैंने उनके हाथ से बैग लिया और मुस्कुराकर उनको देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी तारीफ करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर शायद उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं था, इसीलिए मैं उनके पास चली गई। मगर ये क्या, उनकी परफ्यूम से मुझे छीन के आना शुरू हो गई। विशाल ने बहुत तेज परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज कि कुछ ही मिनटों में मेरा सर चकराने लग गया और मैं फिर नींद में होती चली गई। फिर क्या हुआ था मुझे नहीं पता कि सुबह उठी तो मेरा सर भारी भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरे हाथ और पैरों पर सूजन आई हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये मसला क्या था। विशाल भी कमरे में मौजूद नहीं थे। नाश्ते की टेबल पर सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। मैं घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं सूजन हो गई है। मेरी सास कहने लगी कि अपने हाथ और पांव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि सूजन खत्म हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अच्छी बीवियां पतियों के लिए खूबसूरत होती है। अपनी खूबसूरती में फर्क नहीं आने देना पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद विशाल बाहर से आते हुए नजर आए। मैं समझ गई कि मेरे सोने के बाद बेचारे लोन में चले गए होंगे। मेरी सास अच्छी औरत थी, अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए।
शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया था और मुझे विशाल की धूप छांव जैसे मिजाज की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाया करते थे और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करते कि जैसे मुझे जानते ही ना हो। यूं ही मंगलवार का दिन था जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरे कमरे में विशाल दाखिल हुए। मुझे कुछ अजीब सा लगा, बहुत ही जल्दी में लग रहे थे। मैं खामोशी से बैठे उन्हें देखने लगी हूँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं चले गए और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि वह कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की तो झगड़कर कह दिया कि तुम्हें क्या लगा, अपने काम से काम रखो। कुछ देर बाद सास ने मुझसे पूछा कि विशाल कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को नहीं बताया और खामोशी से वहीं खड़ी रही। मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज न हो जाए। वैसे भी ज्यादातर वह मुझसे नाराज ही रहते थे। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं नहीं आऊंगी, मगर फिर भी विशाल के आते ही उनकी तेज परफ्यूम की खुशबू से मुझे नींद आ गई। मैंने विशाल से अगले दिन कहा कि आप इतनी तेज परफ्यूम मत लगाया करो, शायद उसी की वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती है। मगर मेरी बात सुनकर उन्होंने काफी गुस्से में आकर कहा कि तुम अपनी नींद का इल्जाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो? तुम खुद हर वक्त सोई रहती हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पति काम से घर आए तो बीवी मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है और तुम तो हमेशा सोते ही रहती हो। तुम्हें तो पता भी नहीं कि अच्छी पत्नियां कैसी होती हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन बावजूद कोशिश के उनके परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ ही जाती थी और सुबह होते ही मेरे हाथ पांव भी सोचने लगते। मैं खुद को सोने से नहीं रोक सकती थी। आप तो मेरी सास को कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने के बजाय हमेशा सोई रहती हूँ। मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी। मैंने शुरू से सारे मामले पर गौर किया। मेरी समझ में तो यही आया कि इस परफ्यूम में ही कुछ गड़बड़ है। इस परफ्यूम ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी परफ्यूम की बोतल को समझा, मगर जो परफ्यूम विशाल लगाते थे वह कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब था कि वह बाहर से ही लगा कर आते थे। रात को विशाल घर आए तो जब फ्रेश होने बाथरूम में गए, मैंने चोरी चुपके उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेते वक्त मुझे उनके बैग में एक परफ्यूम का डब्बा पड़ा हुआ मिला। मैंने जल्दबाजी में उस परफ्यूम को सुनकर खुद पर छिड़क लिया। अचानक ख्याल आया कि उसी परफ्यूम की वजह से तो मैं सो जाती हूँ। यह मैंने क्या कर लिया? अब अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाता था कि मैं आम बीवियों की तरह उनका इंतजार नहीं करती, बल्कि उनके आते ही सो जाया करती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम का जिक्र करती हूँ, वह गुस्से में आ जाया करते, कहते कि मैंने भी तो परफ्यूम लगाई है। नींद क्यों नहीं आती उनका ख्याल में मैं बहाने बनाती थी ताकि उनसे दूर रहूं, मगर मैं उनको कैसे समझ आती? मुझे तो खुद भी यह सारे चक्कर की समझ नहीं आ रही थी कि परफ्यूम से मुझे नींद क्यों आ जाती है। रोज रोज इसी तरह के ड्रामा से मैं तंग आ गई थी, इसलिए बस एक दफा फैसला कर लिया कि इस परफ्यूम वाले रास्ते पहुंच सकूं। मैंने विशाल के आने से पहले ढेर सारी रोई नाक में डालने विशाल आए तो उनके सामने मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनको ऐसा लगे कि मैं सो रही हूँ। जब मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर उनको देखा तो विशाल ने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाली और मुझ पर दोबारा ढेर सारी सुलगती। मैं हैरान रह गई। यानी वह खुद चाहते थे कि मैं सो जाऊं और इल्जाम मुझे देते रहते कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो शुक्र था कि मैंने नाक में रोहित डाल रखी थी और सांस बंद कर लिया था ताकि परफ्यूम का असर मुझ पर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चले गए और नहाकर वह कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं खड़ी हुई कि देखूं तो सही कि वह आखिर कहाँ जाते हैं। विशाल सारी रात लोन में बैठकर किसी से फोन पर बात करते रहे। मैं उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर है क्या माजरा है। वह मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे थे और इल्जाम भी मुझ पर ही लगाते थे।
आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद वह मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन मैंने बाजार जाने का फैसला किया था कि अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं। फोन का बर्थडे भी नज़दीक आ रहा था और मैं उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा देना चाहती थी। इसी बहाने उनका दिल मेरी तरफ से पिघल जाएगा। मैं शॉपिंग मॉल से गिफ्ट खरीद के निकल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पर खड़ी विशाल की कार पर पड़ी। मैं यह देखकर हैरान हुई कि इस वक्त ही ऑफिस में होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। उसी वक्त गाड़ी से खूबसूरत सी लड़की विशाल के साथ निकली। बहुत खूबसूरत लड़की के साथ एक होटल में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वह दोनों लंच कर रहे थे। मैं गुस्से से खोलती हुई घर वापस आ गई कि मैं उस शख्स की तवज्जो पाने के लिए क्या क्या जतन तक नहीं कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है इतने पाप हो वह लड़की उसकी कोई कॉलेज की दोस्त या फिर उसकी कोई कजिन वगैरह हो। यह सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दे दी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर एक साथ देखा। उस दिन मैं अपने मायके से वापस आ रही थी कि रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वह दोनों एक अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। आप तो मेरा शक यकीन में बदल गया। यह शख्स मुझे धोखा दे रहा है। मेरे होते हुए किसी और के साथ भी ताल्लुक है। उसका और मुझे सारी गेम समझ में आने लगी थी। यकीनन मेरा पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज रात को मुझे सुलाकर उसके पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस राग की तह तक पहुंच कर रहूंगी। मैं अपने पति हरगिज भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में भी है मैं उन्हें उसके चंगुल से निकाल कर ही रहूंगी। उन दिनों मुझे एक और मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। मेरी सास आए दिन मुझसे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन विशाल को तो जैसे कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कामों में इतने बिजी रहते और तेज परफ्यूम लगाना भी नहीं छोड़ते थे। अब तो मैंने भी देश में आकर उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था और जानबूझकर उस परफ्यूम की वजह से जल्दी सो जाया करती थी। सारा दिन मेरा उलझन में ही गुजरता था। एक दिन इन्हीं सब बातों की टेंशन से मेरा बीपी शॉट कर गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। पिछले 2 दिन से वह यहीं पर थे। मुझे डॉक्टर की बातें सुनकर खुशगवार है। रात हुई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी मेरी तो जान ही निकल गई थी। वह तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैं अपने पति के साथ देख चुकी थी और डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मुझे तो थोड़ी देर पहले कि अपने पति की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। अब समझ में आ गया कि क्यों वह 2 दिन यहाँ पर रहे थे। यकीनन इस डॉक्टर की वजह से इस डॉक्टर के करीब रहने का उन्हें एक अच्छा मौका जो मिल गया होगा। वह डॉक्टर ही थी, इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। और यही बात मेरे दिल को भी चुप रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई थी। भाभी और भैया मुझे लेने के लिए आ गए। कहने लगे कुछ दिन अब हमारे साथ ही रहो। उनके साथ में अपने मायके चली गई। अपने कमरे में आकर जब मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया कि कोई मुझे चाहता था और दीवानों की तरह रोज मुझे फूल भेजा करता था, और मैं आज जिसको चाहती हूँ उसको मेरी कोई कदर ही नहीं। अगले ही दिन भैया मुझे दोबारा अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा चेकअप एक बार फिर से करवाना है। मैं भैया के साथ उसी कॉरिडोर में ही बैठी थी कि मैंने विशाल को उसी डॉक्टर लड़की के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा। उस लड़की की गोद में एक बच्चा भी था। यह देख कर मेरा दिल दुख से भरा। या मैं बीमार थी और मेरा पति अपने ही चक्कर में लगा हुआ था। मैं भागकर गाड़ी में बैठ गई और रोने लगी। भैया बेचारे मुझे देखकर बहुत परेशान हुए और कहने लगे क्या हो गया, चेकअप क्यों नहीं करवाना? मैं नहीं कहा कि नहीं, फिर कभी करवा लूंगी। अभी मुझे हॉस्पिटल में घबराहट सी हो रही है। भैया कहने लगे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
मैंने कहा, जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा घर जाने का मन हो रहा है। हर तभी हम घर वापस आ गए। घर आकर मैं गुस्से में टहलते रही। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को गायब करवा दूं ताकि मेरा पति उससे पीछा छुड़ाकर सिर्फ मेरा होकर रह जाए। अगले ही दिन में भाभी को बताकर अस्पताल चली आई। मेरा इरादा था कि उस डॉक्टर से आज अच्छे से बात करूंगी। रिसेप्शन से पता चला तो मालूम हुआ कि वह डॉक्टर कैसे में है। मैं वहां पहुंची तो मुझे झटका लगा। मैं उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी और अपने साथ खड़े हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली कि मेरे हस्बैंड है और यह मेरा क्यूट सा बेटा है। उसने कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल के बच्चे को उठाते हुए कहा। जो मैं कल उसकी गोद में देखा था, वह मेरी ओर हैरानी से देखकर हंस पड़ी और कहने लगी कि हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता ही नहीं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, पर मुझे उससे इन बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि वह मेरे पति पर डोरे डाल रही है, मगर वह तो कुछ शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर विशाल के साथ उसका क्या ताल्लुक था? वह कहने लगी कि विशाल हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें विशाल जैसा पति मिला। उस डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह यह झूठ बोल रही थी। विशाल तो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। यही बात मैंने भी कह दी तो वह भी अकेली से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें अभी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता, जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे कुछ सच मालूम करना चाहिए और यह तभी हो सकता था जब मैं वापस चली जाती। मैं पताल से घर वापस चली आई। मेरी सास और नंद मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें मना कर दिया कि विशाल को मत बताइएगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। विशाल को मालूम नहीं था कि मैं घर पर आ गई हूँ, इसलिए आज जब वह कमरे में आए तो उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाई। मैं देखना चाह रही थी कि आज तो मुझे सुलाने के लिए क्या तरकीब लगाते हैं। मैं अचानक से उनके सामने आ खड़ी हुई। वह मुझे कमरे में देखकर घबरा गए और कहने लगे कि तुम कब आए? मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी सारी शिकायतें खत्म करने का सोच रही हूँ। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगे कि नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कमरे में मौजूद चीजें फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर बैठकर फेंकना शुरू कर दिए। मैंने घर वापस जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने के लिए निकाले। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। कपड़े निकालते हुए अलमारी से अचानक एक सफेद लिफाफा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफे को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का लिफाफा था, शायद मेरी ही रिपोर्ट होंगी। यही सोचकर मैंने उसे खोल लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं रिपोर्ट बढ़ती गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकलती गई। वो रिपोर्ट विशाल की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था कि सारी हकीकत जानकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मैं भागती हुई विशाल के पीछे स्टडी रूम में गई और मुझे एक और धक्का लगा, यह देखकर कि उनके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थीं और वह सारी उन मौकों की थी जब वह मुझे फूल भेजा करते थे। मतलब यह था कि वह फूल भेजने वाला लड़का विशाल ही थे। ये जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और उनके सामने जाकर उनकी रिपोर्ट्स रख दी तो वह चौंक पड़े। मैंने रोते हुए पूछा कि यह सब आखिर क्या है? तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। मैं ही तुम्हें वह फूल भेजा करता था और तुम्हारी तस्वीर खींचकर ये स्टडी रूम में लगा दिया करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया। मगर बाद में मेरी तबीयत खराब होने शुरू हुई तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज हो सकता था। इसलिए मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मैं शादी से पहले ही पूरी तरह से अपना इलाज करवाकर ठीक हो जाऊंगा,
मगर डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 महीने और मेरे इलाज में लगेंगे, तुम्हें पता न चले। इसलिए मैं बेहोशी वाली तेज परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ। खुद मैं उसी वक्त नहा लेता और मुझ पर से उस परफ्यूम का असर खत्म हो जाता। मैं चाहता था कि मैं सही सलामत बिल्कुल ठीक हो जाऊं, तभी तुम्हें यह सब बताऊंगा। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं बिल्कुल ठीक ना हो सका तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा ताकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी और वह लड़की मेरे कॉलेज के दोस्त और मेरी दोस्त की बीवी है और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। मेरा इलाज उसके अस्पताल में हो रहा है और वही मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें उस दिन लंच करते हुए देख लिया था। उसी दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ ही था। रास्ते में उसे कोई जरूरी काम पड़ गया तो वह कहने लगा कि तुम लोग जाकर खाना शुरू करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम उसी वक्त हमें देखकर वापस चली गई और ना जाने क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति की जवानी है। सारा सच सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो कितने अच्छे थे। वह दूसरों को तकलीफ से बचाकर खुदा के लिए सब कुछ कह रहे थे। उन्होंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वह कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगे और ईश्वर न करे कि कभी तुम ठीक भी नहीं हुए तो मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। विशाल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोचती रही और मैंने खुद उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद ही विशाल की सर्जरी हुई और उनका ट्यूमर ठीक हो गया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मैं और विशाल भैया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। विशाल कुछ महीनों बाद ठीक हो गए और इस साल मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और हमें जीने की एक वजह और मिल गई। दोस्तों, मिस करती हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।